आज हम इतिहास का छठा पाठ मुगलों से संघर्ष इस पाठ को पढ़ते हैं। अब तक शिवाजी महाराज ने आदिलशाही के साथ सफलतापूर्वक संघर्ष किया था, परंतु स्वराज्य का विस्तार करते समय मुगलों से संघर्ष करना भी अटल था। पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा कि शिवाजी महाराज ने आदिलशाही के साथ सफलतापूर्वक संघर्ष किया है, लेकिन महाराष्ट्र में या स्वराज्य का विस्तार करना है तो इन मुगलों से संघर्ष करना भी क्या है, स्वाभाविक है, अटल था। स्वराज्य का विस्तार प्रारंभ होते ही स्वराज्य पर मुगलों का संकट मंडराने लगा, और जैसे जैसे स्वराज्य का विस्तार होने लगा है वैसे वैसे स्वराज्य पर मुगलों का संकट भी मंडराने लगा है। शिवाजी महाराज ने इस संकट पर भी विजय पाई। मुगलों से अपने किले और प्रदेश पुनः अपने अधिकार में कर लिए। शिवाजी महाराज ने ये जो संकट है मुगलों का, इस संकट पे भी क्या है, उन्होंने विजय पाई है, और मुगलों के पास जो किले गए थे इन सभी किलों को फिर से उन्होंने जीत लिए, अपने अधिकार में कर लिए हैं। स्वयं का राज्याभिषेक करवाया, दक्षिण में अभियान चलाया। उन्होंने स्वराज्य का राजा मानते हुए राज्याभिषेक अपना करवाया है और दक्षिण में एक अभियान चलाया है। इस पाठ में हम इन सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे, और ये जो सारी घटना है इन घटनाओं को हम इस पाठ के माध्यम से मुगलों से संघर्ष इस पाठ में देखेंगे। पाठ का पहला मुद्दा है शाइस्ता खान का आक्रमण। फरवरी 1660 में शाइस्ता खान अहमदनगर से पुणे प्रांत में आया। फरवरी 1660 में शाइस्ता खान अहमदनगर से पुणे प्रांत में आया है। उसने सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां आसपास के प्रदेशों में भेजकर स्वराज्य के प्रदेश को बुरी तरह से उद्ध्वस्त किया है। और जब वह 1660 में अहमदनगर से पुणे प्रांत में आता है तो क्या करता है कि उसके पास जो सेना है, सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियों में उसने क्या किया है, आसपास के प्रदेशों में भेजकर स्वराज्य के प्रदेश को बुरी तरह से क्या है, नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उसको उद्ध्वस्त करने का काम किया है। उसने चाकन के किले को घेर लिया। चाकन किले का किलेदार फिरंगोजी नरसाला ने शाइस्ता खान की सेना का डटकर सामना किया, और जो चाकन का किला है इस किले को वह बाहर से घेर लेता है, और चाकन के किले का किलेदार फिरंगोजी नरसाला शाइस्ता खान की सेना को डटकर सामना किया। अंततः शाइस्ता खान ने चाकन के किले को जीत लिया, लेकिन यहाँ पे फिरंगोजी नरसाला ने जो शाइस्ता खान की सेना का डटकर सामना किया है इसमें उनको कामयाबी न मिलते हुए शाइस्ता खान ने चाकन के किले को आखिर जीत लिया। अब शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल में पड़ाव डाला। यहाँ तो शिवाजी महाराज का बचपन बीता था, और शिवाजी महाराज का बचपन जिस लाल महल में बीता हुआ है, ऐसे पुणे की जो लाल महल है यहाँ पे शाइस्ता खान ने अभी क्या है, अपना पड़ाव डाला है। यहाँ से उसने आसपास के प्रदेश की लूटपाट जारी ही रखी। 2 वर्ष हुए फिर भी वह पुणे से अपना पड़ाव हटाने को तैयार नहीं था, और लगभग 2 साल तक उसने यहाँ से लाल महल से क्या है, आसपास के प्रदेश की लूटपाट जारी रखी है, नुकसान पहुँचाया है, और ये लगातार 2 वर्ष तक चलता रहा है। फिर भी वह पुणे से अपना पड़ाव हटाने को तैयार नहीं था। इसका दुष्प्रभाव प्रजा के मनोबल पर होना स्वाभाविक था। इस स्थिति में शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना बनाई, और लगातार 2 साल 2.5 साल तक क्या है, वह प्रजा को तंग करते रहा, प्रजा को नुकसान पहुंचाते रहा। तो वाकई प्रजा पे क्या है, उसका दुष्प्रभाव प्रजा के मनोबल पर होना स्वाभाविक था। और ऐसी परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना बनाई है। शिवाजी महाराज ने अपनी निगरानी में लाल महल पर चुपचाप धावा बोलने की साहसिक योजना बनाई,
और उनका शिवाजी महाराज का बचपन जिस लाल महल में बीता हुआ था तो उनको यहाँ की पूरी परिस्थिति मालूम थी। तो इसीलिए उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई जिसके तहत उन्होंने चुपचाप धावा बोलने की योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने रात के समय अपने कुछ सैनिकों के साथ लाल महल पर धावा बोल दिया। और योजना क्या थी कि 5 अप्रैल 1663 को महाराज ने अपने कुछ साथियों के साथ लाल महल पर धावा बोल दिया। इस धावे में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई और ये जो धावा बोला है लाल महल पे इससे बचने के लिए जो शाइस्ता खान लाल महल से भाग निकला तब उसकी उंगलियां शिवाजी महाराज ने काट दी। इससे वह अपमानित हुआ। वह पुणे छोड़कर औरंगाबाद चला गया और वहाँ अपना पड़ाव डाला। और भागते समय शिवाजी महाराज ने जो शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी थी, इससे क्या है उसका बड़ा अपमान हुआ है और वह पुणे छोड़कर तुरंत औरंगाबाद चला गया और वहाँ अपना उसने पड़ाव डाला है। इस घटना के कारण शाइस्ता खान को औरंगजेब का रोष सहना पड़ा। और जो बादशाह औरंगजेब है इसके कारण क्या है शाइस्ता खान पे बहुत क्रोधित होता है, जिसका रोष शाइस्ता खान को सहन करना पड़ता है। औरंगजेब ने उसे बंगाल के सूबे में भेज दिया और इसका परिणाम क्या हुआ कि बादशाह औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल के प्रांत में भेज दिया है। शाइस्ता खान पर हुए इस सफल आक्रमण से लोग भी प्रभावित हुए। शिवाजी महाराज के प्रति लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया और शिवाजी महाराज ने जो साहसी अभियान चलाया था उसमें जो उनको कामयाबी मिली है, इससे लोग बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में एक विश्वास जग उठा है और शिवाजी महाराज के प्रति लोगों का विश्वास अधिक दृढ़ हो गया। बताओ तो इसमें हम देखेंगे कि सूरत शहर जाना है तो तुम कैसे जाओगे, ये मानचित्र की सहायता से दर्शाओ। सूरत शहर जो है वो गुजरात में आता है, तो हमें मानचित्र के माध्यम से बताना है कि कैसे सूरत जाना है। शिवाजी महाराज सूरत कैसे पहुँचे होंगे इसकी कल्पना करो और उस समय में शिवाजी महाराज सूरत शहर कैसे पहुँचे होंगे इसकी एक कल्पना करना है। पाठ का अगला मुद्दा है सूरत पर आक्रमण। 3 वर्ष की कालावधि में शाइस्ता खान ने स्वराज्य का बड़ा प्रदेश उद्ध्वस्त किया था और लगभग जो शाइस्ता खान है वह पुणे में 3 वर्ष रहा है और 3 वर्ष के कालावधि में उसने पुणे तथा उसके आसपास का परिसर का बड़ा ही क्या है नुकसान किया था। इस प्रदेश को उद्ध्वस्त किया था। इस हानि को पूर्ण करना आवश्यक था। अतः शिवाजी महाराज ने मुगलों को सबक सिखाने की योजना बनाई। ये जो नुकसान हुआ था 3 साल में, जो हानि हुई थी, इसको पूरा करना क्या है आवश्यक है, ऐसे शिवाजी महाराज को लगा है। तथा उन्होंने क्या है कि मुगलों को सबक सिखाना भी आवश्यक है, तो इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई है। मुगलों के अधिकार में सूरत शहर था। वह बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। मुगलों के अधिकार में जो सूरत शहर था यह व्यापारिक दृष्टि से बहुत बड़ा केंद्र था और एक बंदरगाह है, क्योंकि वह समुद्र के किनारे पे इस सूरत शहर बसा हुआ है, तो एक बंदरगाह था। वहाँ अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों के गोदाम थे और यहाँ पे जो बाहरी राजसत्ताएँ आई थी जिन्होंने यहाँ पे सत्ता स्थापन की है वो अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी है। इनके यहाँ पे बहुत सारे गोदाम थे। तो इस शहर से बादशाह औरंगजेब को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता था और इसके कारण जो औरंगजेब बादशाह है उसको सबसे अधिक राजस्व इस सूरत शहर से प्राप्त होता था। साथ ही सूरत आर्थिक रूप से संपन्न शहर था। अतः शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया और ये जो सूरत शहर है ये आर्थिक रूप से संपन्न शहर था उस समय। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया है, सूरत पर आक्रमण करना वहाँ पे स्वाभाविक उन्होंने समझा है। जो नुकसान हुआ था 3 साल में पुणे का, उसको क्या करना है,
पूरा करने के लिए उन्होंने सूरत पर आक्रमण करना एक योजना बनाई है। सूरत का सूबेदार इनायत खान शिवाजी महाराज का प्रतिकार नहीं कर पाया और शिवाजी महाराज ने सूरत पर जो आक्रमण किया है, तो सूरत का सूबेदार इनायत खान ये क्या है, शिवाजी महाराज का किसी भी हालत में प्रतिकार नहीं कर सका और उसकी हार हुई है। सामान्य प्रजा को कष्ट न पहुंचाते हुए उन्होंने सूरत से विपुल संपत्ति पाई और जब सूरत पर उन्होंने आक्रमण किया है और जो सूबेदार है इनायत खान, यहाँ पे उसको शिवाजी महाराज ने क्या है, हराया है। शिवाजी महाराज का वो किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं कर पाया है। तो उस समय सामान्य प्रजा को किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट न पहुंचाते हुए शिवाजी महाराज ने सूरत से बड़े पैमाने पे विपुल संपत्ति उन्होंने वहाँ से हासिल की है। उनका यह अभियान सफल रहा। इस अभियान से औरंगजेब की प्रतिष्ठा को आघात लगा और ये जो अभियान है ये बहुत ही सफल रहा है, जिसके कारण क्या है, बादशाह औरंगजेब की जो प्रतिष्ठा है, इस प्रतिष्ठा को बहुत ही आघात लगा है। अगला मुद्दा है जयसिंह का आक्रमण। शिवाजी महाराज की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए औरंगजेब ने अपने पराक्रमी और अनुभवी सरदार मिर्जा राजे सिंह को भेजा और शिवाजी महाराज की जो दिन ब दिन गतिविधियां बढ़ती जा रही है, जिस पे अंकुश लगाने के लिए क्या है, बादशाह औरंगजेब को लगा कि उनका जो पराक्रमी जो अनुभवी सरदार है मिर्जा राजे जयसिंह, इसको बादशाह ने भेजा है। जयसिंह पुणे पहुंचा। उसने शिवाजी महाराज के विरोध में सभी शक्तियों को संगठित करने के अपने प्रयास प्रारंभ किए और जयसिंह जैसे ही पुणे पहुंचता है, वह शिवाजी महाराज के विरोध में जो सभी शक्तियां हैं, अंग्रेज है, डच है, फ्रांसीसी है, सिद्धि है, इन सभी को संगठित करता है। जयसिंह ने गोवा और वसई के पुर्तगालियों, वेंगुर्ला के डचों, सूरत के अंग्रेजों, जंजीरा के सिद्धियों को सुझाया कि वे शिवाजी महाराज के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाए। और देखिए यहाँ पे जो जयसिंह है, उन्होंने क्या किया है कि शिवाजी महाराज के विरोध में जो सभी शक्तियाँ हैं, इन सभी शक्तियों को उसने संगठित किया है और गोवा और वसई के पुर्तगालियों, वेंगुर्ला के डच, सूरत के अंग्रेज और जंजीरा का जो सिद्धि है, इनको क्या कहा उसने कि शिवाजी महाराज के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाने के लिए जयसिंह ने कहा है। जयसिंह ने शिवाजी महाराज के अधिकार वाले किलों को जीतने की योजना बनाई। स्वराज्य के विविध भागों में उसने मुगल सैनिकों की टुकड़ियों को भेजा और स्वराज्य में जो विभिन्न प्रकार के गढ़ किले शिवाजी महाराज ने जीते थे, तो इन किलों को हासिल करने के लिए जयसिंह ने अपनी जो सेना है, मुगल सेना, इसको अलग अलग टुकड़ियों में भेजा है इन किलों को जीतने के लिए। उन सैनिकों ने स्वराज्य के प्रदेश को तहस नहस किया। शिवाजी महाराज ने मुगलों का प्रतिकार किया। जयसिंह और दिलेर खान ने पुरंदर किले को घेर लिया और जो सेना है, जब स्वराज्य के प्रदेश को उन्होंने पूरी तरह से क्या है, तहस नहस कर दिया है। शिवाजी महाराज ने मुगलों का कड़ा प्रतिकार किया और जयसिंह तथा जो दिलेर खान है, इन दोनों ने क्या है, पुरंदर किले को बाहर से घेर लिया है। पुरंदर को घेरे जाने पर मुरारबाजी देशपांडे ने वीरता की पराकाष्ठा की, परंतु वह वीर गति को प्राप्त हुआ और पुरंदर किले को जब जयसिंह और दिलेर खान बाहर से घेर लेते, तब उनका कड़ा प्रतिकार मुरारबाजी देशपांडे ने किया है, लेकिन वो वीरता की पराकाष्ठा की, परंतु वह वीर गति को प्राप्त होते हैं। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जयसिंह से बातचीत करने का निर्णय किया और जो परिस्थिति थी, पुरंदर किले से बाहर वह किसी प्रकार से आ नहीं पा रहे थे, बाहर से कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो इस परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जयसिंह से बातचीत करना उचित समझा है, निर्णय लिया है।
वे जयसिंह से मिले। जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच जून 1665 में संधि हुई और वे इसमें से रास्ता निकालने के लिए जयसिंह से मिलते हैं और जयसिंह तथा शिवाजी महाराज के बीच जून 1665 में एक संधि होती है, चर्चा होती है, जिसके तहत क्या है, पुरंदर की, और इस चर्चा को पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने 23 किले और उनके आसपास का वार्षिक 4 लाख होन आय वाला प्रदेश दिया। और इस संधि में, इस चर्चा में क्या तय हुआ कि शिवाजी महाराज को अपने पास जो 23 किले हैं, इन किलों को तथा उनके आसपास का वार्षिक 4 लाख होन आय वाला जो प्रदेश है वह बादशाह को देना है, जयसिंह को देना है। यह इस पुरंदर की संधि में तय हुआ है। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का आश्वासन भी दिया और तथा शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के विरुद्ध में क्या है, मुगलों की सहायता करने का आश्वासन दिया है। इस संधि को औरंगजेब ने स्वीकृति दी और जो जयसिंह तथा शिवाजी महाराज में जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई है, इस संधि को औरंगजेब बादशाह ने स्वीकृति दी है। बताओ तो इसमें है, शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब की नज़रकैद से किस प्रकार निकल आए, इसकी जानकारी प्राप्त करो। शिवाजी महाराज जब बादशाह औरंगजेब के 50वें वार दिवस पर आगरा जाते तब वह उनको बंदी बनाते, तो उस नज़रकैद से वो कैसे बाहर निकले, ये जानकारी आपको प्राप्त करना है। पाठ का अगला मुद्दा है आगरा जाना और चकमा देकर निकल आना। पुरंदर की संधि के बाद जयसिंह ने आदिल शाही के विरुद्ध अभियान चलाया। शिवाजी महाराज ने जयसिंह की सहायता की, परंतु जयसिंह का यह अभियान सफल नहीं हुआ। जैसे कि पुरंदर की जो संधि हुई है उसमें तय हुआ था कि शिवाजी महाराज को आदिल शाह के विरुद्ध में मुगलों की सहायता करनी है। तो जयसिंह जब आदिल शाह के विरुद्ध अभियान चलाता है तो शिवाजी महाराज जयसिंह का साथ देते हैं, परंतु ये जो अभियान है वह सफल नहीं होता है। उस समय जयसिंह और औरंगजेब बादशाह ने यह विचार किया कि कुछ समय के लिए शिवाजी महाराज को दक्षिण की राजनीति से दूर रखना चाहिए। और जब इस अभियान में सफलता नहीं मिलती है तब जयसिंह और औरंगजेब बादशाह ने एक विचार किया कि कुछ समय के लिए शिवाजी महाराज को दक्षिण की जो राजनीति है इससे दूर रखना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार जयसिंह ने शिवाजी महाराज के सामने प्रस्ताव रखा कि वे औरंगजेब से मिलने आगरा जाए। और क्या तय हुआ फिर? बादशाह ने और जयसिंह ने शिवाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाए। ऐसा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा है। जयसिंह ने उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। जो बादशाह है औरंगजेब वो बहुत ही कपटी है, तो उसके पास जाना मतलब क्या है, बहुत अविश्वसनीय काम है। सुरक्षा के प्रति उन्होंने जयसिंह ने शिवाजी महाराज को आश्वस्त किया है। शिवाजी महाराज ने आगरा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ राजपुत्र संभाजी तथा विश्वसनीय और प्राण निछावर करने वाले चुनिंदा सहयोगी भी थे। और इसी तरह शिवाजी महाराज आगरा जाने के लिए तैयार होते और उनके साथ में संभाजी महाराज भी है तथा विश्वसनीय कुछ उनके ऊपर प्राण निछावर करने वाले ऐसे चुनिंदा सहयोगियों को उन्होंने साथ में लिया है और आगरा के लिए प्रस्थान किया है। शिवाजी महाराज आगरा पहुँचे, परंतु औरंगजेब ने दरबार में उन्हें उचित सम्मान प्रदान नहीं किया। जब शिवाजी महाराज आगरा जाते हैं बादशाह औरंगजेब के 50वें जन्मदिन के मौके पे, तो औरंगजेब बादशाह ने क्या है, शिवाजी महाराज का उचित सम्मान नहीं किया है, उनको दरबार में उचित स्थान नहीं दिया है, उन्हें पीछे खड़ा किया है। इस पर शिवाजी महाराज ने अपना क्रोध व्यक्त किया। इसके पश्चात औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद किया। शिवाजी महाराज स्वराज्य के राजा थे तथा
उनको ये अपमान सहन नहीं हुआ, या जो उनको जो सम्मान दिया यहाँ पे वह उन्हें ठीक नहीं लगा है, तो इसी कारण वे क्रोधित हुए हैं। और इसके कारण क्या हुआ है, औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद किया है। बादशाह की इस हरकत से शिवाजी महाराज विचलित नहीं हुए, अपितु उन्होंने नज़रबंदी से छुटकारा पाने की योजना बनाई। औरंगजेब बादशाह ने जो शिवाजी महाराज को नज़र कैद किया है, बंदी बनाया है, तो इससे वह बिल्कुल भी विचलित न होते हुए इसमें से कैसे छुटकारा पाए, ये उन्होंने योजना बनाई है। वे बड़ी चतुराई से आगरा से निकल गए और कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में सकुशल पहुंच गए। और आगरा में जो बादशाह ने महाराज को बंदी बनाया था, उसमें से वे बड़ी चतुराई से क्या है, बाहर आ जाते हैं और कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में सकुशल पहुंच जाते हैं। आगरा से आते समय उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में छोड़ा था। कालांतर में उन्हें भी सकुशल राजगढ़ पर लाया गया। और आगरा से आते समय शिवाजी महाराज को लगा कि संभाजी महाराज को क्या है, मथुरा कुछ दिनों के लिए रखना चाहिए, तो कालांतर से वे सकुशल राजगढ़ पर पहुंच जाते हैं। मतलब संभाजी महाराज भी कुछ दिनों के बाद फिर महाराष्ट्र में आते, राजगढ़ में सकुशल पहुंच जाते। जब शिवाजी महाराज स्वराज से दूर थे, तब वीर माता जिजाबाई और शिवाजी महाराज के सहयोगियों ने प्रशासन चलाया। जब शिवाजी महाराज कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत में आगरा औरंगजेब बादशाह से मिलने के लिए गए थे, तो उस समय स्वराज्य से दूर थे शिवाजी महाराज। तब वीर माता जिजाबाई ने और शिवाजी महाराज के जो सहयोगी है, इन्होंने प्रशासन चलाया, स्वराज्य का प्रशासन उन्होंने देखा है। पाठ का अगला मुद्दा है मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका। शिवाजी महाराज ने अभी जो मुगल है, बादशाह औरंगजेब वगैरह, इनके विरोध में अभी आक्रामक भूमिका ली है। शिवाजी महाराज मुगलों के साथ तुरंत संघर्ष नहीं चाहते थे, परंतु पुरंदर की संधि के अनुसार मुगलों को दिए हुए किले और प्रदेश पुनः प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। शिवाजी महाराज तुरंत क्या है, किसी भी हालत में मुगलों से संघर्ष नहीं चाहते थे, लेकिन पुरंदर जो जयसिंह के साथ जो पुरंदर की संधि हुई है, उसके अनुसार मुगलों को जो उन्होंने 23 किले दिए, वे उनको पुनः प्राप्त करना क्या है, उनका एक मकसद था, उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक और साहसिक योजना बनाई। इस नीति के अनुसार एक और दिए हुए विभिन्न किलों पर पूरा दल बल बेचकर किले अपने अधिकार में कर लेने हैं, और दूसरी ओर मुगलों के प्रभाव वाले दक्षिणी प्रदेशों पर आक्रमण करके उन्हें परेशान कर रखना है। तो इस 23 किलों को पुनः अपने स्वराज्य में लाने के लिए शिवाजी महाराज ने एक व्यापक और साहसिक योजना बनाई, जिसके तहत क्या है, उन्होंने क्या किया है कि विभिन्न किलों पर पूरा दल बल बेचकर किले अपने अधिकार में कर लेना है, और दूसरी ओर मुगलों के प्रभाव वाले जो दक्षिणी प्रदेश है, इस पर आक्रमण करके उन्हें मतलब मुगलों को परेशान करना है। अब उन्होंने मुगलों के अहमदनगर और जुन्नर प्रदेश पर आक्रमण किए, और इस योजना के तहत जो महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है तथा पुणे जिले में जो जुन्नर है, इन प्रदेशों पर आक्रमण किया है। इसके बाद सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, करनाला और रोहिड़ा किले जीत ले, और एक के बाद एक उन्होंने किले जीतना आरंभ किया है, जिसमें सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, करनाला और रोहिड़ा आदि किले हैं। इसके पश्चात शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत पर दावा बोला। सूरत से लौटते समय उनका नासिक जिले में वनी दिंडोरी स्थान पर मुगलों के साथ जबरदस्त संघर्ष हुआ, और इसी के बीच शिवाजी महाराज ने दूसरी बार क्या है, सूरत पर धावा बोला है। और सूरत से लौटते समय उनका नासिक जिले में वनी दिंडोरी स्थान पर मुगलों से एक बार जबरदस्त संघर्ष हुआ है। इस संघर्ष में शिवाजी महाराज ने मुगल सरदार दाऊद खान को पराजित किया। और सूरत से लौटते समय मुगलों से जो संघर्ष हुआ है,
नासिक के पास वनी दिंडोरी के पास, तो उसमें मुगल का जो सरदार है दाऊद खान, इसको शिवाजी महाराज ने पराजित किया है। तदुपरांत मोरोपंत पिंगले ने नासिक के निकट त्र्यंबकगढ़ को जीता, और मोरोपंत पिंगले जो है नासिक के पास का जो त्र्यंबकगढ़ है उसको वह हासिल करते जीतते हैं। इस प्रकार मुगलों के विरुद्ध शिवाजी महाराज ने जो आक्रामक नीति अपनाई थी वह सफल हुई, और योजना के तहत शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध जो आक्रामक नीति अपनाई थी वो पूरी तरह से सफल होती है। आक्रमण के इन अभियानों में तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगले, प्रतापराव गुजर आदि सरदारों ने उल्लेखनीय पराक्रम दिखाया, और इस योजना में, इस अभियान में तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगले, प्रतापराव गुजर आदि जो सरदार है उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम यहाँ पे दिखाया है। बखरकर कृष्णाजी अनंत सभासद ने इन अभियानों का वर्णन करते हुए लिखा है, 4 महीनों में 27 गढ़ अपने अधिकार में कर लिए, बड़ी ख्याति पाई। और जो इतिहासकार है, बखरकार है कृष्णाजी अनंत सभासद, वे लिखते हैं कि 4 महीनों में 27 गढ़ अपने अधिकार में कर लेना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ख्याति प्राप्त बात है। राज्याभिषेक। लगातार 30 वर्षों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप मराठों का स्वराज्य साकार हो गया था, परंतु स्वराज्य के स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इस स्वराज्य को अधिकृतता और सभी की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। यह शिवाजी महाराज के ध्यान में आया, और अथक लगातार 30 वर्षों के प्रयत्न के बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ है, स्वराज्य साकार हुआ है। लेकिन स्वराज्य के स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए या स्वराज्य को अधिकृतता मिलने के लिए, सबकी मान्यता प्राप्त करने होने के लिए शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी होना आवश्यक था। इसके लिए विधिवत राज्याभिषेक करवाना आवश्यक था। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज ने विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा रायगढ़ पर अपना राज्याभिषेक करवाया, और इसी के तहत 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज ने जो विद्वान पंडित है गागा भट्ट, इनके द्वारा रायगढ़ पर अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। इस राज्याभिषेक द्वारा अब शिवाजी महाराज स्वराज्य के छत्रपति बने, और उनको अभी छत्रपति के क्या है, स्वीकृति मिल गई है राज्याभिषेक द्वारा। संप्रभुता के प्रतीक रूप में उन्होंने राज्याभिषेक शक इस नई कालगणना को प्रारंभ किया, और उन्होंने राज्याभिषेक शक ये जो नई कालगणना है इसका प्रारंभ शिवाजी महाराज ने किया है। अब वे शककर्ता बने, और इससे उनको शककर्ता कहा जाता है। राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने स्वर्ण का सिक्का होन और तांबे का सिक्का शिवराई ढाले, और राज्याभिषेक के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वर्ण का सिक्का, जिसको होन कहा जाता है, और तांबे का सिक्का शिवराई, इनको वह ढालते हैं, बनाते हैं। इन सिक्कों पर श्री राजा शिव छत्रपति ये अक्षर उकेरे हुए हैं, और इन दोनों होन तथा शिवराई जो सिक्का है इन पे वे श्री राजा शिव छत्रपति अक्षर उकेरते हैं। इसके पश्चात कालांतर में राजपत्रों पर क्षत्रिय कुलावंतस श्री राजा शिव छत्रपति का उल्लेख किया जाने लगा, और जो सरकारी राजपत्र है इनके ऊपर क्षत्रिय कुलावंतस श्री राजा शिव छत्रपति इसका उल्लेख किया जाने लगा है। राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने फारसी शब्दों का पर्यायी संस्कृत शब्दों वाला एक कोश तैयार करवाया, और राज्याभिषेक के पश्चात बाद में उन्होंने फारसी में जो विभिन्न प्रकार के शब्द थे इनको पर्याय में उन्होंने संस्कृत भाषा में क्या है उनका पर्यायवाचक शब्द बनाया है।
इसी को राज्य व्यवहार कोश कहते हैं और जो शब्दकोश बनवाया गया है उसको राज्य व्यवहार कोश कहते हैं। याद करो में किस भारतीय शासक ने नई कालगणना का प्रारंभ किया? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ध्यान में रखो, राज्य व्यवहार कोश में आए हुए कुछ प्रतिशब्द उल्लेखनीय है, यानी जो फारसी शब्द है जैसे किताब उसको संस्कृत शब्द मिला है पदवी, फरमान, राजपत्र, जामीन, प्रतिभूति, ऐसे विभिन्न जो फारसी शब्द है उनको संस्कृत में उन्होंने पर्यायवाची शब्द दिए हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक क्रांतिकारी घटना है और मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखा जाए तो शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है एक क्या है क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। इस घटना के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इतिहासकार सभासद कहता है और ये जो राज्य घटना स्थापित करने की या राज्याभिषेक की जो क्रांतिकारी घटना है इसको प्रतिपादित करते हुए इतिहासकार जो सभासद है वह कहते हैं, लिखते हैं कि मराठा बादशाह इतना बड़ा छत्रपति बना यह कोई साधारण बात नहीं है। मराठा बादशाह इतना बड़ा छत्रपति बना है। उस समय की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो परिस्थिति थी वह बिल्कुल ही क्या है विपरीत थी स्वराज्य के। तो उस समय में भी शिवाजी महाराज ने अपने सहयोगियों के साथ में अपने पिताजी और माता के आशीर्वाद से तथा मार्गदर्शन से क्या महाराष्ट्र में स्वराज्य स्थापन किया है और वे इस स्वराज्य के छत्रपति बने। यह बात साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अल्पावधि में 24 सितंबर 1674 को निच्चलपुरी गोस्वामी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति द्वारा राज्याभिषेक करवाया और इसके बाद जल्दी ही थोड़े दिनों के बाद 24 सितंबर 1674 को निच्चलपुरी गोस्वामी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया है। भारत में धार्मिक विधियों की दो परंपराएं मानी जाती है, एक वैदिक और तांत्रिक पद्धति। तो वैदिक पद्धति से उन्होंने 6 जून 1674 को गागा भट्ट द्वारा रायगढ़ पर राज्याभिषेक करवाया था और तांत्रिक पद्धति से क्या है 24 सितंबर 1674 को निच्चलपुरी गोस्वामी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति से राज्याभिषेक करवाया है। इन दोनों पद्धतियों का आदर करते हुए शिवाजी महाराज ने इन पद्धतियों द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और जो दोनों पद्धति है वैदिक और तांत्रिक, इन दोनों का उन्होंने सम्मान करते हुए क्या है अपना राज्याभिषेक करवाया है। क्या तुम जानते में हम लोग जानेंगे शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय में युवराज संभाजी राजे केवल 17 वर्ष के थे और उन्होंने उस समय बुद्धभूषण नाम का ग्रंथ लिखा है जिसमें समारोह का वर्णन किया है। यह वर्णन उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर किया है। छत्रपति महाराज के राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर अलग अलग प्रांतों से जो विद्वान आए थे उन्हें बिना तोले और गणना किए विपुल धन दिया गया। साथ ही उन्हें वस्त्र, हाथी, घोड़े भी दान में देकर संतुष्ट किया गया। मतलब हर एक का सम्मान राज्याभिषेक के तौर पे किया गया है। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कीर्ति दसों दिशाओं में फैलाई और इसके कारण शिवाजी महाराज की जो कीर्ति है वह दसों दिशा में फैली है। क्या तुम जानते में हम जानेंगे शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक हेतु अत्यंत मूल्यवान और भव्य सिंहासन का निर्माण करवाया गया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले पे राज्याभिषेक होता है तब उस समय में अत्यंत मूल्यवान और भव्य ऐसा सिंहासन उनके लिए बनवाया गया है। सिंहासन की 8 दिशाओं में 8 रत्नजड़ित स्तंभ थे और इस सिंहासन में क्या है 8 दिशा में 8 रत्नजड़ित स्तंभ थे। यह सिंहासन 8 मर स्वर्ण का था और इसमें पूरा स्वर्ण लगा हुआ था 8 मन का तथा इसमें मूल्यवान रत्न जड़े गए थे और इसको सुशोभित करने के लिए जो मूल्यवान रत्न है उनको लगाया गया था। मन इकाई एक एकक का परिमाण है।
मन इकाई को गणित के शिक्षकों से समझो। अगला मुद्दा, दक्षिण का अभियान। राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अभियान चलाया और राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने फिर से दक्षिण में अपना अभियान चलाया है। वे गोलकुंडा गए और कुतुब शाह से मिले और वे दक्षिण में कहाँ गए थे? गोलकुंडा गए और वहाँ पर उन्होंने कुतुब शाह से मिले हैं। उन्होंने उसके साथ मित्रता की संधि की और गोलकुंडा जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कुतुब शाह है उससे उन्होंने क्या है? मित्रता की संधि की है। आगे चलकर शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के बंगलुरु, होसकोट तथा वर्तमान तमिलनाडु के जिंजी, वेल्लोर आदि किले और आदिल शाह के कुछ प्रदेश जीत लिए, लेकिन उनकी सेना ने वहाँ की प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाया। दक्षिण में जब उन्होंने अभियान चलाया तो इस अभियान में कर्नाटक के बंगलुरु, होसकोट तथा वर्तमान तमिलनाडु के जो जिंजी है, वेल्लोर है आदि किले और आदिल शाह के कुछ प्रदेशों को उन्होंने जीत लिया, लेकिन उनके सेना ने कभी भी किसी प्रजा को क्या है? किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाया है। विजित प्रदेश के प्रशासन की देखरेख के लिए प्रमुख प्रशासक के रूप में रघुनाथ नारायण हनुमंते की नियुक्ति की और दक्षिण में जो उन्होंने प्रदेश जीते हैं ये सब प्रदेश, तो इन प्रदेशों के देखरेख के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक प्रमुख प्रशासक की नियुक्ति की है जिनका नाम है रघुनाथ नारायण हनुमंते। इनकी नियुक्ति प्रशासक के तौर पे हुई है। शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी वर्तमान तमिलनाडु के तंजौर में शासन कर रहे थे और उस समय शिवाजी महाराज के जो सौतेले भाई है वेंकोजी, वे आज के वर्तमान तमिलनाडु के तंजौर में क्या है? शासन कर रहे थे, वहाँ के वो राजा थे। शिवाजी महाराज का प्रयास था कि उन्हें भी स्वराज्य के कार्य में सहभागी करा ले। वेंकोजी राजे के पश्चात तंजौर के राजाओं ने विभिन्न विद्याओं और कलाओं का संवर्धन किया। यहाँ का सरस्वती महल ग्रंथालय विश्वविख्यात है और शिवाजी महाराज ने प्रयास किया कि उनके जो सौतेले भाई है वे भी क्या है? स्वराज्य में सहभागी हो। और वेंकोजी राजे के पश्चात तंजौर के राजाओं ने विभिन्न विद्याओं और कलाओं का संवर्धन किया है, विकास किया है और यहाँ का जो सरस्वती महल है वह ग्रंथालय विश्वविख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु का जिंजी किला जीतकर उसे स्वराज्य में समाविष्ट कर लिया और दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु का जो जिंजी का किला है उसको जीत लिया है और स्वराज्य में समाविष्ट किया है। उनके इस कार्य को भविष्य में बड़ा ही निर्णायक महत्व प्राप्त हुआ और आगे चल के इस जिंजी किले को या इस जो निर्णायक इसको भविष्य में बड़ा ही निर्णायक महत्व प्राप्त हुआ है। मुगल शासक औरंगजेब स्वराज्य को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र में पाव जमाए बैठा था और मुगल शासक औरंगजेब जो है वो स्वराज्य को नष्ट करने के लिए हमेशा क्या है? महाराष्ट्र में पाव जमाए बैठा था। उस समय तत्कालीन छत्रपति राजाराम महाराज को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र से बाहर जाना पड़ा था और उस समय के जो छत्रपति है राजाराम महाराज, उनको अपनी सुरक्षा की दृष्टि से क्या है? महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा है, महाराष्ट्र के बाहर जाना पड़ा था। तो वे दक्षिण के इसी जिंजी किले के आश्रय में चले गए थे और वहीं से स्वराज्य का प्रशासन चलाया और इसी जिंजी किले पे उन्होंने आकर आश्रय लिया है और वहाँ से ही स्वराज्य का प्रशासन उन्होंने देखा है, चलाया है। इस दक्षिण विजयी अभियान के पश्चात अल्पावधि में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया और ये जो दक्षिण की विजय अभियान था इसके पश्चात कुछ दिनों में ही क्या है? 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले पे निधन होता है।
50 वर्ष की आयु में उनका निधन होना स्वराज्य के लिए अपूरणीय क्षति थी। केवल 50 वर्ष की आयु में क्या है, शिवाजी महाराज का निधन होना ये स्वराज्य के लिए, महाराष्ट्र के लिए कभी न पूरी होने वाली क्षति थी। यह महान युग का अस्त हो गया और उनकी मृत्यु से क्या है, एक महान युग का अस्त हो गया। स्वराज्य का जो संस्थापक है उसका अस्त यहाँ पे होता है। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी हानि थी, बहुत बड़ी क्षति थी। तो स्वराज्य हमने इस पार्ट में मुगलों से संघर्ष, इसमें शाइस्ता खान का आक्रमण, सूरत पर आक्रमण, जयसिंह का आक्रमण, आगरा जाना और चकमा देकर निकल आना, मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका, राज्याभिषेक छत्रपति शिवाजी महाराज का, दक्षिण का अभियान, इन सभी मुद्दों को इस पाठ के माध्यम से हमने मुद्दों पर चर्चा की है।